प्रियांश के पास से जाने के लिए पलटी। प्रियांश ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे दोबारा कुर्सी पर बैठा दिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुमने जो रायता फैलाया है ना, अब तुम्हें उसे समेटोगी। नैना ने प्रियांश से पूछा, मैंने रायता फैलाया या ये सब बकवास तुम्हारी है? तुमने मेरी माँ से कहा है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। कितने जलील आदमी हो तुम। एक तरफ सुहाना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रखा हुआ है और दूसरी तरफ मुझसे शादी करना चाहते हो। क्या हुआ? मुझसे शादी करने का कोई तो रीजन होगा। या ये कहूँ कि जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैंने अपने पहले सेमेस्टर में टॉप किया है, तुम्हें ये लगा कि तुम्हारे घर में एक डॉक्टर लड़की बीवी बनकर आएगी तो तुम्हारी शान में 4 चांद लग जाएंगे। क्यों, है ना? इसलिए तुमने ये सब छूट करा है ना? नैना की बात सुनकर प्रियांश ने व्यंग से हंसते हुए कहा, क्या बात कही है तुमने, डॉक्टर बीवी? डू हेल विद योर डॉक्टर्स डिग्री। मुझे तुम्हारी डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं है। खैर छोड़ो, तुमसे तो कोई भी बात करना बेकार है, क्योंकि मैं जितना बोलूंगा तुम उसमें उतनी ही बातें और बढ़ाती जाओगी। फिलहाल मैं मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम किसी न किसी वजह से मुझसे शादी करना चाहती हो, और तुम ये भी जानती हो कि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। तो ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। बात यह है कि मेरी माँ और तुम्हारी माँ दोनों ही ये चाहती है कि हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल नापसंद करते हैं। तो इस बात का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। नैना ने बेचैन होते हुए प्रियांश से कहा, तुम्हारे पास इस बात का सोल्यूशन है? चलो, कम से कम इतना तो पता चला कि तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। प्रियांश ने नैना के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं अपनी आगे की बात जारी रखूं। नैना ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, कहो क्या कहना? प्रियांश ने अपनी जेब से एक पेपर निकालकर टेबल पर रखते हुए पूछा, ये देख रही हो? नैना ने उस पेपर को फौरी तौर पर देखते हुए पूछा, क्या है ये? प्रियांश ने एक बार फिर नैना की हंसी उड़ाते हुए कहा, डॉक्टर बनने जा रही हो, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है? पढ़कर देखो क्या है। कॉन्ट्रैक्ट है। नैना ने उस पेपर को देखते हुए पूछा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? प्रियांश ने नैना को समझाते हुए कहा, तुम्हारी और मेरी शादी का कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कोर्ट से बनवाया है। ये साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम साल भर के लिए मेरी बीवी बनकर रहोगी, लेकिन मुझसे दूर रहोगी। मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा, तुम्हें जो करना होगा वो तुम करना। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, और 1 साल के बाद ही तुम बिना कुछ सवाल किए इस शादी को तोड़ दोगी। हम एक दूसरे से तलाक ले लेंगे। बोलो, तुम्हें मंजूर है ना? नैना, वो तुम मेरी जिंदगी को इतना कठिन क्यों बना रहे हो? प्रियांश ने नैना से कहा, वो इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि मैं तुमसे ये झूठी शादी करूं। लेकिन नैना, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। तुम अपने उस बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हो, और मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें जिससे शादी करनी हो उससे शादी करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। हमारे पेरेंट्स को लगेगा कि हम आसानी से मान गए, लेकिन 1 साल बाद हम ये कहकर तलाक ले लेंगे कि हमारी आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही है, और तब हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे। उस 1 साल के बाद तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ तुम जाना, और मैं अपनी जिंदगी आराम से जीऊंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? नैना ने प्रियांश की तरफ देखा और फिर उससे कहा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, अभी फिलहाल मैं तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं दे सकती। मुझे इस मुद्दे पर सोचना होगा। प्रियांश ने उस पेपर को अपनी जेब में रखते हुए कहा, जितना सोचना है सोच लो, लेकिन मुझे कल तक जवाब दे देना, समझी तुम? नैना ने कुर्सी से उठते हुए प्रियांश से कहा, जवाब तुम्हें मिल जाएगा, चिंता मत करो। फिर ऐसा कहकर नैना कॉलेज की ओर निकल गई। उधर अर्जुन एक हारे हुए जुआरी की तरह खड़ा आया। उसका चेहरा बुरी तरह से मुरझाया हुआ था, और वो सीधे अपने कमरे में चला गया। आंगन में कुंती जी और बाबूजी बैठे हुए थे, और वो दोनों तारा से बातें कर रहे थे। अर्जुन उन दोनों को अनदेखा करके सीधे अपने कमरे में चला गया। अर्जुन को इस तरह से उदास देखकर कुंती जी ने तारा से कहा, इन्हें क्या हुआ है? घर पर सबसे पहले आते ही इसे चाय की तलब होती है, लेकिन आज इसने कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कमरे में चला गया। जरूर कोई बात है तारा, जाओ जरा देख कर आओ तो इसे क्या हुआ है। तारा ने कुंती जी से कहा, माँ जी आप ही पूछ लीजिए ना, पता नहीं मुझे बताएंगे या नहीं। कुंती जी ने तारा से कहा, क्यों नहीं बताएंगे आपको? आप उनकी अच्छी दोस्त हैं, आपसे तो हर बात कहते हैं। आप जाइए और पता करके आइए कि आखिर इन महाशय को हुआ क्या है। कुंती जी के कहने पर तारा कमरे में गई और उसने अर्जुन से पूछा, क्या हुआ है अर्जुन, कुछ उदास लग रहे हो? अर्जुन ने करवट बदलते हुए तारा से कहा, कुछ नहीं तारा, आप लाइट बंद कर दीजिए, हमें अभी फिलहाल अकेला छोड़ दीजिए, हमें किसी से बात नहीं करनी है। तारा पहले तो बाहर जाने लगी, लेकिन फिर न जाने क्या सोचते हुए दोबारा अर्जुन के पास आई और उसके बिस्तर पर आकर बैठ गई। उसने अर्जुन से कहा, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो अर्जुन, और दोस्तों को परेशानियों में ऐसे छोड़ते नहीं है। बताओ क्या हुआ है, मुझे तो बता ही सकते हो। अर्जुन ने करवट तारा की तरफ कर ली। उसकी आंखों में आंसू देखकर तारा ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ है अर्जुन, तुम रो रहे हो? अर्जुन ने तारा से व्यथा जताते हुए कहा, आपको पता है, आपके कहने पर हम नैना के घर जा रहे थे। अभी हम उसके घर की गली के बाहर गाड़ी लेकर खड़े ही हुए थे कि तभी हमने देखा कि वो उस प्रियांश के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और ऐसे बातें कर रहे थे जैसे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। हमें लगता है कि नैना उस प्रियांश को चाहने लगी है। वैसे भी नैना का परिवार और प्रियांश के परिवार में काफी घनिष्ठता है। भले ही नैना की माँ उनके घर काम करती हो, लेकिन उन लोगों का रिश्ता इस तरीके का नहीं है। ये बात नैना ने भी हमें बताई थी। लगता है कि नैना और प्रियांश एक दूसरे को चाहने लगे हैं। हम ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं, वरना प्रियांश जैसा लड़का नैना की गली में क्यों जाएगा, वो भी उसे अपनी गाड़ी में लेने के लिए। हमने देर कर दी तारा, हमने अपना प्यार खो दिया। तारा को यह सुनकर मन ही मन खुशी हुई, लेकिन दूसरे ही पल अर्जुन की हालत देखकर उसने ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम्हें ऐसे हिम्मत नहीं आनी चाहिए अर्जुन, क्या पता ऐसा कुछ भी ना हो। अर्जुन उठकर बैठ गया और उसने तारा से दृढ़ता से कहा, आप ठीक कह रही हैं, हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, और वो भी उस प्रियांश से। हमेशा उसका परिवार हमसे कुछ न कुछ छीनता हुआ आया है, लेकिन अब हम अपना प्यार उसे इस तरह से छीनने नहीं देंगे। हम अपना प्यार वापस पाकर रहेंगे, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। नैना कॉलेज आ गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विदित को क्या कहे। इधर विदित भी नैना को देखकर कट रहा था, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो नैना से क्या कहे और वो किस तरह से नैना का सामना करे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए, क्योंकि ना तो नैना को पता था कि विदित के साथ क्या हो रहा है, और ना ही विदित को पता था कि नैना किन उलझनों में कैद है।
रिद्धि ने कुछ दिनों के लिए कॉलेज जाना बंद कर रखा था। फिर एक दिन समय निकालकर विदित रिद्धि के घर पहुंचा। रिद्धि घर में अकेली थी। विदित को देखकर वो खुश हो गई। उसने मुस्कुराते हुए विदित से कहा, तो फाइनली तुम आज मुझसे मिलने आ गए। तुम्हें आज मेरी याद आई है? तुम्हें आज मेरी याद आई गई? विदित ने रिद्धि का हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए रूखेपन से कहा, तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ रिद्धि। रिद्धि ने गंभीर होते हुए विदित से कहा, जानती हो मुझे क्या कहने आए हो? मुझसे लड़ने आए हो ना कि मैंने तुम्हारे घर में ये सब क्यों कहा? तुम्हारे घर वालों से ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम भी मुझे चाहते हो? क्योंकि विदित, मुझे उसके अलावा तुम्हें पाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने उस दिन बहुत सोचा कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, लेकिन विदित, तुम्हें भूलने से ज्यादा आसान मुझे मरना लग रहा था। तुम्हें पता है उस रात जब मैं नैना को छोड़कर आई, उस रात मैंने क्या किया? विदित ने हैरान होते हुए रिद्धि की तरफ देखा और उसने पूछा, क्या किया तुमने? रिद्धि ने अपने गले में पड़ी चुन्नी हटाते हुए उसे अपने गले के निशान दिखाते हुए कहा, ये देख रहे हो, ये निशान? विदित ने हैरानी से उसके गले के निशान देखे और पूछा, ये क्या रिद्धि? रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए। उसने विदित से व्यथा जताते हुए कहा, उस रात मैं आत्महत्या करने जा रही थी, क्योंकि ना ही मैं तुम्हें किसी और का होते हुए देख सकती थी और ना ही तुम्हारे बिना जी सकती थी। मैं तुमसे तुम्हारा प्यार भी नहीं छीनना चाहती थी विदित, लेकिन तुमसे दूर होने की कल्पना से भी मेरा दिल डूब रहा था। मैं उस पूरी रात बेचैन रही, मुझे कुछ समझ नहीं आया और फिर अंत में मैंने यही फैसला लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। मैंने रात को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मम्मा अचानक मेरे कमरे में आ गई। वो डर गई। उन्होंने तुरंत पापा को आवाज़ लगाई और मुझे नीचे उतारा। पापा मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि मैं ठीक हूँ। समय रहते पापा ने मुझे उतार लिया, बस गले में हल्का सा निशान रह गया। मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। समय रहते ही पापा और मम्मी ने मुझे बचा लिया और फिर माँ और पापा ने मुझसे मेरी इस बेवकूफ़ी का कारण पूछा। मैं क्या करती विदित? मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। तुम्हें तो पता ही है मैं अपने मम्मी और पापा की कितनी लाडली हूँ। अपनी इकलौती संतान को ऐसे परेशान देखकर मेरे पापा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उन्हें ये बात पहले क्यों नहीं बताई। पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर उन्हें विदिता के बारे में याद आया। उन्होंने तुरंत ही अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया और उनके दोस्त ने विदिता के पैर का ऑपरेशन करने का आश्वासन दिया। उन्होंने पापा से कहा कि विदिता का पैर बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें खर्चा होगा। मम्मा ने कहा कि हम इसी बहाने तुम्हारे घर वालों को दबाव में लेकर तुमसे मेरी शादी करवा सकते हैं। हालांकि मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी। मैंने पापा और मम्मा को ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन मम्मा ने मुझे समझाया कि या तो मैं तुम्हें भूल जाऊँ और अगर तुम्हें नहीं भूल सकती हूँ तो तुम्हें पाने की हर कोशिश करूँ, क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। अब तुम ही बताओ विदित, मैं क्या करूं? अगर तुम चाहते हो तो मैं अभी भी तुम्हारे माँ पापा से सब कुछ सच सच बता दूंगी। तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं विदिता का इलाज भी करवाऊंगी, लेकिन एक बात पक्की है विदित कि तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। तुम्हारी दूर जाने की कल्पना से ही मेरा दिल रोने लगता है। नहीं विदित, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ऐसा कहकर रिद्धि उसके गले लग गई। विदित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिद्धि की दशा देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। आखिरकार तो रिद्धि उसकी बचपन की दोस्त थी, लेकिन उसे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि रिद्धि के घर वाले धोखे से उसकी शादी उसके साथ करवा रहे हैं। उसने रिद्धि को अपने से दूर करते हुए पूछा, लेकिन रिद्धि, भले ही तुम मुझे चाहती हो, पर मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा प्यार नैना है। क्या इतना सब जानने के बाद भी तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता हूँ। रिद्धि एक बार फिर विदित के गले लग गई और उसने उससे कहा, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। भले ही तुम मुझे वो प्यार ना दे सको, लेकिन हमारी दोस्ती तो हमेशा रहेगी। तुम मेरी चिंता तो हमेशा करोगे, मेरा ख्याल तो हमेशा रखोगे, और एक पति पत्नी को और क्या चाहिए। तुम देखना विदित, मैं तुम्हें अपने आप से प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगी। तुम नैना को भूल जाओगे। देखो विदित, नैना बहुत होशियार है। डॉक्टर बनने के बाद उसे भी कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। तुम उसकी भी चिंता मत करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वरना क्यों नैना आपकी जिंदगी में आती और मुझे तुमसे प्यार का एहसास करवाती। रिद्धि के मुंह से ये सुनकर विदित कुछ कह नहीं पा रहा था। वो कहता भी क्या? एक तरफ उसकी बहन का इलाज था तो दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड जो मरने पर उतारू थी। विदित की हालत ऐसी हो गई थी कि मरता क्या ना करता। वो खामोश हो चुका था और इसीलिए वो नैना से कट रहा था, लेकिन नैना उसकी स्थिति से अनजान थी। वो ये सोच रही थी कि वो किस तरह से विदित को अपने और प्रियांश के रिश्ते के बारे में कहे। आज विदित कैंटीन में बैठा हुआ था। इत्तेफाक से इस वक्त नैना भी कैंटीन में आई। उसका दिमाग बहुत परेशान था और अपना दिमाग शांत करने के लिए वो कैंटीन में आई थी। सामने विदित बैठा हुआ था और उसकी नजर नैना पर पड़ी। वो दोनों चाहकर भी एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों की ही नजर आपस में टकराई थी। नैना मुस्कुराते हुए विदित के पास आई और उससे कहने लगी, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। कितने दिन हो गए विदित? लगता है आजकल पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो। विदित ने हकलाते हुए नैना से कहा, यही बात तो मैं तुमसे कह सकता हूँ। तुम भी तो बहुत व्यस्त थी। मुझे लगा कि कुछ ज्यादा ही सीरियस हो, इसलिए मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। वैसे भी 2 महीने बाद हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मुझे लगा कि तुम पढ़ाई में व्यस्त हो, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। नैना ने विदित की आंखों में देखते हुए शिकायत की, प्यार करते और इतना भी नहीं समझते कि बात करने का मतलब डिस्टर्ब करना नहीं होता है विदित। कम से कम मुझे फोन तो कर ही सकते थे ना। विदित ने हड़बड़ाते हुए बहाना बनाया, ऐसी बात नहीं है नैना, मैं थोड़ा परेशान था। तुम्हें अपनी दीदी के बारे में बताया ही नहीं है ना। असल में उनका एक बार फिर से रिश्ता टूट गया है। बस उन्हीं सब उलझनों में फंसा हुआ था। नैना ने अपने लिए चाय ऑर्डर की और उसने तसल्ली से चाय पीते हुए विदित से कहा, अच्छा हुआ आज तो मुझे यहीं मिल गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी विदित। विदित का दिल थक से रह गया। नैना ने अपने लिए चाय ऑर्डर की और फिर उसने तसल्ली से चाय पीते हुए विदित से कहा, अच्छा हुआ आज तो मुझे यहीं मिल गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी विदित। विदित का दिल थक से रह गया। उसे लगा कि कहीं रिद्धि ने नैना से सब कुछ कह तो नहीं दिया है। उसने डरते हुए नैना से पूछा, हाँ कहो ना, क्या कहना चाहती हो? नैना ने विदित का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, विदित असल में तुम नहीं जानते हो, मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत से घिरी हुई हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाऊं। विदित ने हैरान होते हुए कहा। उसने नैना से पूछा, क्या हुआ नैना, क्या बात हुई है, तुम मुझे तो बताओ। फिर नैना ने एक एक करके सारी बातें विदित को बता दी। जो कुछ भी उसकी माँ ने उससे कहा था और जो कुछ भी प्रियांश ने उसने नैना से कहा था, वो सब कुछ उसने विदित को बता दिया। नैना की बात सुनकर विदित हैरान रह गया। उसने अचरज से नैना से पूछा, तो इसका मतलब तुम उस रईसज़ादे से शादी करना चाहती हो? नैना ने विदित को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है विदित, हम कर्जे में फंसे हुए हैं। मैंने तुम्हें बताया तो था।
मेरे घर में इकलौता कमाने वाला मेरा भाई अभी स्थिति में नहीं है कि वो 1 रुपया भी अभी कमा कर ला सके, और मैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ वो भी उस रईसज़ादे की खैरात है। अब उस खैरात को चुकाने का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि मैं उससे 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लूँ। देखो विदित, प्रियांश तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। उसने कई बार मुझे तुम्हारे साथ देखा है, और वो खुद भी किसी और लड़की को चाहता है। उसने मुझे साफ साफ कहा है कि हम दोनों में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं होगा, यहाँ तक कि हमारे कमरे भी अलग अलग होंगे। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम एक दूसरे से शादी 5 साल बाद ही करने वाले थे, और ये 1 साल तो ऐसे ही बीत जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तुम क्या कहते हो? मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी विदित, इसलिए तुम्हें आज सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। अगर तुम मेरा इंतजार कर सकते हो तो बताओ, नहीं कर सकते हो तो वो भी बताओ। विदित ने गुस्से से नैना से कहा, लेकिन तुम तो कह रही हो कि तुम्हारी मजबूरी है और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, फिर मैं क्या कहूँ? नैना ने आंखों में आंसू भरते हुए विदित से याचना की, तुम इतना तो कह सकते हो कि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। तुम अपने ऊपर चढ़े हुए इस कर्ज को उतार दो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। विदित ने नैना से अपना हाथ छुड़ाते हुए रूखेपन से कहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो नैना? शादी मजाक नहीं है, और तुमने ये कैसे मान लिया कि एक तलाकशुदा लड़की से मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने के लिए राजी होंगे? भले मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुम्हें किसी और की पत्नी बनते हुए देख सकूं। क्या तुम मुझे किसी और का पति बनते हुए देख सकती हो? नैना के पास सचमुच विदित की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने विदित से लाचारी से कहा, विदित मेरी स्थिति को समझो, मेरे पास फिलहाल इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। विदित ने नैना से हाथ छुड़ाते हुए कड़े लहजे में कहा, सॉरी नैना, अगर तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, तुम वही करो जो तुम्हारे मन में है। बेकार में अपने मन की बात मेरे ऊपर मत थोपो। अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं गिल्ट में ही मर जाता। विदित के मुंह से ये सुनकर नैना ने हैरानी से पूछा, गिल्ट? कैसा गिल्ट? विदित ने नैना से कहा, यही कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। नैना ने हैरानी से विदित से पूछा, लेकिन तुम मुझे धोखा कहाँ दे रहे हो विदित? विदित ने नैना को सच बताते हुए कहा, जो कुछ तुम्हारे साथ घटा है वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। फिर विदित ने अपने और रिद्धि के बारे में सब कुछ नैना से कह दिया। रिद्धि के बारे में ये सब सुनकर नैना हैरान रह गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने विदित से रोते हुए पूछा, तो क्या तुम रिद्धि से शादी करने वाले हो? तुम तैयार हो उससे शादी करने के लिए? विदित ने कुर्सी से खड़े होते हुए कड़े स्वर में पूछा, अगर तुम शादी कर सकती हो तो क्या मैं शादी नहीं कर सकता? मेरी बहन की जिंदगी सवर जाएगी। नैना ने खड़े होकर विदित की आंखों में आंखें डालते हुए गुस्से से कहा, मैं शादी मजबूरी में कर रही हूँ विदित, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही हूँ, मैं उसे दिल से अपना पति नहीं मान रही हूँ। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने और रिद्धि ने मिलकर मुझे धोखा दिया। एक तरफ तो तुम मुझसे प्यार करने का दावा कर रहे हो, और दूसरी ही तरफ अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी करने जा रहे हो। ये कैसा प्यार है विदित? और तुमने मुझे किसी बताया भी नहीं। अगर आज मैं तुम्हें ये सब नहीं बताती तो शायद तुम मुझे ये बात कभी नहीं कहते। विदित ने अड़ते हुए नैना से कहा, बस करो नैना, ज्यादा शराफत का ढोंग मत करो। वो तो अच्छा हुआ भगवान का कि उसने मुझे तुम्हारी सच्चाई समय रहते दिखा दी। माँ सच्ची कहती थी, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ एक आकर्षण होता है। अब मुझे अपनी माँ की बात सही लग रही है। शायद मुझे तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुमसे आकर्षण हुआ था, प्यार नहीं। और अगर मैं दिल से सोचूं तो मैं जितनी रिद्धि की फिक्र करता हूँ उतनी तुम्हारी नहीं करता। इसका मतलब तो यही हुआ कि कहीं ना कहीं मैं रिद्धि से प्यार करता हूँ। विदित के मुझसे ये सब सुनकर नैना का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसने हैरानी से विदित की तरफ देखते हुए पूछा, ये सब तुम क्या कह रहे हो विदित? क्या मेरी किसी बात से भी तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हें चाहती नहीं हूँ? लेकिन तुमने तो हमारे प्यार को ही झुठला दिया। फिर अचानक ना जाने नैना को क्या हुआ, उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए विदित से कहा, ठीक है विदित, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ था, लेकिन मैं अभी भी पूरी सच्चाई के साथ ये कह सकती हूँ कि मैंने तुमसे ही प्यार किया था, और शायद अभी भी करती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं किया। मैं प्रियांश से प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन तुम्हारी मजबूरी और आपकी सच्चाई जानकर मुझे यही लग रहा है कि मेरा प्यार एक तरफा था। तुम रिद्धि के साथ शादी कर सकते हो विदित, मुझे इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है। जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? इतना कहकर नैना रोती हुई वहां से चली गई। नैना अपने घर आई और उसने अपना बैग दूसरी तरफ फेंका। वो बिस्तर पर आकर फूट फूट कर रोने लगी। अनीता उसे देखकर उसके पास आई और उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ है नैना? इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही हो? क्या फिर से उस प्रियांश का फोन आया था? क्या फिर से उसने तुमसे कुछ कहा? नैना ने अपनी रोती हुई सूजी आंखों से अनीता को देखा और उससे पूछा, भाभी हम जैसे गरीब लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? हर कोई हमारे इमोशन से क्यों खेलता है? अनीता हैरान थी। उसने नैना से पूछा, क्या हुआ है नैना? कुछ तो बताओगी, इतनी परेशान क्यों? नैना ने अनीता से कहा, भाभी आप विदित को तो जानती है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अनीता ने हाँ में सर हिलाया। फिर नैना ने अपने और विदित के बीच की सारी बातें अनीता को बता दी। अनीता ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसने गुस्से से खड़े होकर नैना से कहा, धोखेबाज कहीं का, कितना चालाक लड़का है ये। मैं तो प्रियांश को बुरा समझती थी, कम से कम प्रियांश में सच्चाई तो है। उसने तुमसे जो कुछ कहा सच कहा, एक शब्द भी उसने तुमसे झूठ नहीं कहा। लेकिन ये लड़का, ये तो मुझे एक नंबर का बदमाश लगता है। कैसे एक पल में उसने सारे दोष तुम्हारे ऊपर थोप दिए। उसने तुम्हें ये जताया कि वो ये शादी तुम्हारे धोखे की वजह से कर रहा है, जबकि तुमने उसे सारी सच्चाई साफ साफ बता दी थी। अच्छा ही हुआ नैना कि तुम्हें समय रहते सारी सच्चाई पता चल गई, वरना तुम्हारे मन में तो यही रहता कि तुम विदित को धोखा दे रही हो, जबकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। वो तुम्हें धोखा दे रहा था। नैना फूट फूट कर रोई जा रही थी। अनीता ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नैना मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि तुम प्रियांश को अपना लो, उसे सच्चा प्यार करना। तुम देखना तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, और उसे भी तुमसे प्यार हो जाएगा। तुम हो ही इतनी अच्छी। तुम देखो ना, मेरी और तुम्हारे भाई की भी तो लव मैरिज नहीं थी। हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आज एक दूसरे को कितना चाहते हैं। एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते हैं। तुम देखना तुम्हें भी प्रियांश से प्यार हो जाएगा। नैना ने गुस्से से कहा, मुझे उस घमंडी से कभी प्यार नहीं होगा। वो बहुत घमंडी आदमी है भाभी, आप उसकी सच्चाई नहीं जानती है। वो खुद भी किसी और को चाहता है। अनीता ने नैना से कहा, तुम भी तो किसी और को चाहती थी, तो क्या हुआ? तुम्हारा भ्रम टूट गया है ना, वैसे ही उसका भ्रम भी टूट जाएगा। मुझे तो लगता है कि शुरू से भगवान यही चाहते थे कि तुम्हारी और प्रियांश की जोड़ी बने, तभी तो इतना सब कुछ हुआ। नैना को अपनी भाभी की बातें तसल्ली नहीं दे रही थी, वो बस रोए जा रही थी। राधिका जी भी काम से वापस आ गई। अब तक नैना शांत हो चुकी थी। सब आंगन में बैठे हुए थे। राधिका जी जैसे ही अंदर आई, नैना खड़ी हुई और उसने राधिका जी से कहा, आप यशोधरा आंटी से कह दीजिए कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, वो जल्द से जल्द हमारी शादी की तैयारी कर लें। नैना के मुंह से ये सुनकर राधिका जी हैरान रह गई। उन्होंने नैना को गले लगाते हुए कहा, खुश रहो मेरी बेटी, आज तो तुमने मेरा मन खुश कर दिया। कितनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है तुमने। मैं अभी मैडम को फोन लगाती हूँ और उन्हें ये खुशखबरी सुनाती हूँ। राधिका जी ने तुरंत यशोधरा जी को फोन लगाकर नैना की हाँ के बारे में बता दिया। इधर नैना ने प्रियांश को फोन लगाया और उससे कहा, मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। कल मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ होटल में लेने में मिलना।
प्रियांश को भी इस बात की तसल्ली हो गई कि अब उसे अपनी माँ के आगे डरना नहीं पड़ेगा। नैना से शादी के बाद वो आजादी से सुहाना से मिल सकेगा। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया और अगले ही दिन नैना से मिलने होटल पहुंच गया। नैना ने कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स पढ़ी और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। नैना की आंखों से एक बूंद आंसू उस कॉन्ट्रैक्ट पर गिर गया। प्रियांश ने हैरानी से नैना की तरफ देखा और वो नैना को देखकर उसे देखता ही रह गया। उसे नैना के ऊपर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिलहाल उसे अपने और सुहाना के रिश्ते को बचाना था। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नैना और प्रियांश ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और प्रियांश ने कहा, तो फिर ठीक है, मिलते हैं हमारी नकली शादी में। दूसरी तरफ चौबेपुर में अर्जुन की परेशानी देखकर तारा को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मनी मन उसे अच्छा भी लग रहा था। उसे ये सुनकर भी अच्छा लग रहा था कि उसकी बहन नैना प्रियांश से शादी कर रही है। दिन बीत रहे थे और प्रियांश और नैना अक्सर ही अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से एक दूसरे से मिल रहे थे। अर्जुन अक्सर ही उन दोनों को एक दूसरे के साथ देख लेता था, जिससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। नैना और प्रियांश कभी शॉपिंग के बहाने तो कभी प्रियांश जानबूझकर नैना को अपने साथ ले जाता, ताकि बहाने से वो सुहाना से मिल सके। नैना की मजबूरी थी क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, हालांकि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उधर अर्जुन अक्सर इन दोनों को साथ में देखकर गुस्से से भर उठता था। उसे बस किसी भी तरह से ये पता लगाना था कि ये दोनों शादी कब कर रहे हैं, ताकि वो उन दोनों की शादी तुड़वा सके। आज नैना और प्रियांश अपनी शादी की अंगूठी खरीदने गए और अर्जुन ने उन दोनों को साथ में देख लिया। वो जानबूझकर नैना के पास जाकर खड़ा हो गया और कुछ खरीदने लगा। अचानक से नैना की नजर अर्जुन पर पड़ी। आज नैना और प्रियांश अपनी शादी की अंगूठी खरीदने गए और अर्जुन ने उन दोनों को साथ में देख लिया। वो जानबूझकर नैना के पास जाकर खड़ा हो गया और कुछ खरीदने लगा। अचानक से नैना की नजर अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन को देखकर नैना ने हैरान होते हुए कहा, आप यहाँ कैसे? कितने समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अर्जुन इस बात से बहुत खुश हुआ कि नैना ने उसे पहचान लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं, आप यहाँ कैसे? लगता है कुछ खास बात है। अर्जुन के पूछने पर नैना के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अर्जुन से कहा, हाँ खास बात तो है, असल में मेरी शादी तय हुई है। इनसे मिलिए, ये है मेरे होने वाले हस्बैंड प्रियांश। जैसे ही प्रियांश ने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा, उसका चेहरा बन गया। अर्जुन ने गुस्से से प्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो ये हैं आपके होने वाले। वैसे नैना, हमें तो ऐसा लगता है कि आप जिससे भी शादी करेंगी वो बहुत ही अलग तरीके का लड़का होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप इन महाशय से शादी करने वाली हैं। अर्जुन की बात सुनकर नैना को हंसी आ रही थी और प्रियांश को गुस्सा। प्रियांश ने गुस्से से करते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी फियांसे के सामने मेरी बेइज्जती करो। चलो नैना, हम किसी और शॉप से जाकर खरीदारी करेंगे। ऐसा कहकर प्रियांश ने नैना का हाथ पकड़ लिया और गेट की तरफ जाने लगा। प्रियांश की इस हरकत को देखकर नैना हैरान रह गई। उसने प्रियांश से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या हुआ है प्रियांश? वो मजाक कर रहे हैं, उनकी आदत है ऐसे मजाक करने की, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। प्रियांश ने हैरानी से नैना की तरफ देखते हुए पूछा, तुम किस किस को जानती हो नैना? तुम इन्हें कैसे जानती हो? नैना ने गुस्से से प्रियांश की तरफ घूरते हुए कहा, ये भी आपकी मेहरबानी है। तुम्हें याद है ना जब उस दिन तुमने मेरे भैया को मना कर दिया था कि मुझे स्कूल ना छोड़े और मैं अकेली स्कूल गई थी? मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया था और ये वही है जिन्होंने मुझे गुंडों से बचाया था। कुछ याद आया? प्रियांश ने कुछ सोचते हुए नैना से कहा, ओहो, तो काफी गहरी दोस्ती हो गई तुम दोनों में। नैना ने गुस्से से प्रियांश को घूरते हुए कहा, मैं तुमसे पूछती हूँ कि सुहाना के साथ तुम्हारी दोस्ती कितनी गहरी है? नहीं ना, तो तुम भी मुझसे फालतू के सवाल मत करो। अब चलो, वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, कहीं उन्हें हमारे रिलेशनशिप पर शक ना हो जाए, क्योंकि तुमने ही कहा है ना कि किसी को हमारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। तब चुपचाप अच्छे फियांसे की तरह चेहरे पर मुस्कान लाओ और उनसे हंसकर बात करो। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं करेंगे। नैना की बात सुनकर प्रियांश ने बेमन से नैना का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। उसने नैना को देखकर कहा, अरे लगता है आपके फियांसे का मूड बदल गया। नैना ने अर्जुन से कहा, बुरा मत मानो अर्जुन, ये थोड़े ऐसे ही हैं। खैर छोड़िए, अच्छा ही हुआ आप यहाँ मिल गए। मैं आपको अपनी शादी का कार्ड तो दे ही दूं, वरना फिर से आप कहीं गायब हो जाएंगे और ना जाने कितने सालों बाद दोबारा मिलेंगे। नैना के मुंह से शादी के कार्ड की बात सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसने नैना से कहा, तुम हर बार मुझे किसी न किसी की शादी में ही क्यों इनवाइट करती हो? पहले तुमने अपनी दीदी की शादी में इनवाइट किया और मैं वहां भी नहीं आ पाया, और अब तुम अपनी शादी में इनवाइट कर रही हो। लगता नहीं है कि मैं वहां भी आ पाऊंगा। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं अर्जुन, आपकी मर्जी है। अगर आप आना चाहें तो जरूर आइएगा, मैं आपके मोबाइल पर अपना एड्रेस भेज दूंगी। अर्जुन ने नैना से कहा, आप एक काम क्यों नहीं करती, आप इन महाशय को लेकर हमारे घर आ जाइए, हमारे घर वालों से मिलना जुलना भी हो जाएगा और आप अपनी शादी का निमंत्रण भी दे दीजिएगा। नैना ने शर्मिंदा होते हुए अर्जुन से कहा, माफ करना अर्जुन, अभी इतना समय बचा ही नहीं है, बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी है और आपको पता है शादी के ढेर सारे काम होते हैं। और आपको एक बात बताना भूल ही गई, एक्चुअली मैं MBBS कर रही हूँ ना, मेरे एग्जाम भी आने वाले हैं। शादी की शॉपिंग के बाद एग्जाम की तैयारी करती हूँ, सच में बिल्कुल समय नहीं मिलता, लेकिन आपसे वादा करती हूँ कि शादी के बाद आपके घर जरूर आऊंगी। जैसे एग्जाम खत्म होंगे मैं प्रियांश को लेकर आपके घर जरूर आऊंगी। अर्जुन चुप रहा। वो मनी मन सोच रहा था कि शादी तो मैं होने ही नहीं दूंगा, शादी के बाद तुम वहाँ कैसे आओगी। कुछ देर बातें करने के बाद नैना और प्रियांश अपने घर आने लगे और अर्जुन उदास होकर अपने घर आ गया। वो एक बार फिर उदास था और अर्जुन की उदासी तारा से देखी नहीं जा रही थी। रात हो गई थी, अर्जुन उदास छत पर टहल रहा था। तारा उसके पास गई, उसके हाथ में खाने की थाली थी। उसने अर्जुन को खाना देते हुए कहा, खाना खा लीजिए अर्जुन, खाने से क्या दुश्मनी। अर्जुन ने गुस्से से आसमान की ओर देखते हुए कहा, इस प्रियांश को हमसे क्या दुश्मनी है, ये हमेशा हमसे कुछ ना कुछ छीनता क्यों रहता है। तारा ने अर्जुन से पूछा, क्या मतलब है आपका, क्या प्रियांश को पहले से जानते हैं? अर्जुन ने तारा से कहा, वो सब छोड़िए तारा, लेकिन आप ही बताइए हम क्या करें, हम कैसे नैना को ये बताएं कि हम उसे चाहते हैं। तारा ने अर्जुन से पूछा, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मेरी बात को मानेंगे? अर्जुन ने तारा से कहा, क्यों नहीं मानेंगे तारा, आप ही की तो बात मानते हैं। तारा ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, जब वो आपसे प्यार नहीं करती है तो आप जबरदस्ती उससे अपना प्यार कैसे पा सकते हैं अर्जुन? आप ये गलत कर रहे हैं, प्यार जबरदस्ती छीनने की चीज नहीं है, प्यार तो बस हो जाता है। नैना को आपसे प्यार नहीं है, नैना शुरू से ही प्रियांश को चाहती है। अचानक तारा के मुंह से ये सुनकर अर्जुन हैरान हो गया। उसने तारा से पूछा, क्या कहा आपने, आपको कैसे पता कि नैना शुरू से प्रियांश को चाहती है? तारा ने हड़बड़ाते हुए अर्जुन से कहा, मेरा मतलब है शायद मुझे ऐसा लगा, आपने ही तो बताया कि उसकी माँ उनके घर पर काम करती है, हो सकता है कि वो लोग एक दूसरे को हमेशा से चाहते हो, वरना ऐसे कौन अपनी कामवाली की लड़की से अपनी बेटी की शादी करवाएगा। तारा की बात सुनकर अर्जुन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद आप ठीक कह रही हैं, शायद नैना हमारे नसीब में नहीं है, लेकिन हम उन्हें पाने की कोशिश तो करेंगे। इतना कहकर अर्जुन नीचे जाने लगा। तारा उसके पीछे पीछे जा रही थी कि अचानक तारा का पैर फिसल गया। तारा पूरी तरह से लुढ़कते हुए नीचे आ गई। अर्जुन भागते हुए नीचे आया और उसने तारा को गोद में उठा लिया। तारा बेहोश हो चुकी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। अर्जुन ने तारा को गोद में उठा लिया और चीखते हुए अपनी माँ से कहा, माँ जल्दी आइए, तारा को कुछ हो गया है।
अर्जुन तारा को देखकर डर गया था। तारा के सिर से खून बह रहा था और बेहोश हो गई थी। अर्जुन ने चीखते हुए अपनी मां को बुलाया। कुंती जी बदहवास सी भागी हुई आई और तारा को इस हालत में देखकर उनके भी होश उड़ गए। अर्जुन रोने लगा था और उसे इस तरह से रोते हुए देखकर कुंती जी हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। अर्जुन जैसे मजबूत काठी और मजबूत व्यक्तित्व का लड़का आज एक लड़की के खून को देखकर रो रहा था। ये बात कुंती जी को समझ नहीं आई। हालांकि वो वक्त ऐसा था कि कुंती जी ज्यादा सोच नहीं पा रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलिए। अर्जुन, इसे तो बहुत चोट आ गई है, आप ऐसे घबराइए मत, अभी ठीक हो जाएगी, हम इसे अस्पताल ले चलते हैं। अर्जुन ने तारा को गोद में उठाया और गाड़ी में डालकर कुंती जी के साथ सीधे अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने तारा को स्टिचेस लगाए और थोड़ी ही देर में तारा को होश भी आ गया। ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ था, इसलिए तारा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके सिर में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने तारा को घर ले जाने के लिए कह दिया। अर्जुन तुरंत भागकर तारा के पास गया और उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, अब आप ठीक तो है ना तारा? अब आपको कैसा लग रहा है? ऐसा कहते हुए अर्जुन की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। अर्जुन के आंसू देखकर तारा ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, आप रो रहे हैं अर्जुन? अर्जुन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ तारा, हम बहुत डर गए थे। तारा ने हल्के से उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर इतना दुख रहा था कि वो दोबारा निढाल हो गई। अर्जुन ने उसकी पीठ पर सहारा देकर उसे उठाकर बिठाया। तारा ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए पूछा, आप क्यों डर गए थे अर्जुन? आपने बताया नहीं। अर्जुन ने अपनी आंखें नीचे कर ली। तारा ने धीरे से अर्जुन की ठुड्डी पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन अर्जुन ने आंखें अभी भी नीचे झुकाई हुई थी। तारा ने एक बार फिर अर्जुन से कहा, बोलो ना अर्जुन, क्यों डर गए थे? मुझे तो समझ ही नहीं आता अर्जुन, ये हमारा रिश्ता क्या है? तुम मुझे तकलीफ में भी नहीं देख सकते हो और मेरी इतनी फिक्र भी करते हो, लेकिन हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। अर्जुन ने अपनी आंखें उठाकर तारा को देखते हुए कहा, किसने कहा हमारा रिश्ता नहीं है? हम आपको अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझते हैं, इतनी अच्छी दोस्त की बता भी नहीं सकते। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हम अपनी सारी परेशानियां किसे सुनाते? आप नहीं जानती हैं तारा, एक पल के लिए हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे। आज आपने कितनी अच्छी बात हमें समझाई कि हमारे लिए प्यार खुद चल कर आता है, हमें प्यार को पाने के लिए उसे छीनने की आवश्यकता नहीं है, और ये बात हमें अच्छी तरह से समझ आ गई है। हमने आज नैना को प्रियांश के साथ बहुत खुश देखा था। हम गलती करने जा रहे थे, उसकी खुशी छीनने जा रहे थे, लेकिन आपने समय रहते हमें सही रास्ता दिखाया। हमारी दुश्मनी प्रियांश से है, लेकिन नैना, उसे तो हमने चाहा है, उसकी खुशी को हम कैसे छीन सकते हैं? इस बात का एहसास आपने हमें दिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए ना, हमारी लापरवाही की वजह से आपको चोट आ गई, ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तारा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तो फिर ठीक है, अब आपकी वजह से चोट आई है तो आप ही मेरा ख्याल रखिए। अर्जुन धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने तारा को सहारा देकर उठाया और घर लेकर आ गया। कुंती जी तारा की हालत देखकर दुखी थी, लेकिन उन्हें अर्जुन में आए हुए बदलाव को देखकर खुशी हो रही थी। कुंती जी ने अर्जुन से कहा, हमने उसके लिए सूप बना दिया है, बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं था, आपको खाना देने गई थी, वो भी हमारे कहने पर, और इसे इतनी चोट आ गई, अब आप जाइए और उसे सूप पिला दीजिए। अर्जुन ने हैरानी से अपनी मां को देखा। कुंती जी ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो क्या है ना, हमें बाबूजी का बिस्तर लगाना है, उन्हें नींद आ रही है। अभी अभी आवाज देकर उन्होंने कहा कि कोई तो हमारा बिस्तर लगा दे। वैसे तो तारा ये काम करती थी, लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो हमें ही करना पड़ेगा ना। अर्जुन ने कुंती जी से कहा, तो ठीक है ना, हम दादाजी का बिस्तर लगा देते हैं, आप तारा को खुद ही सूप पिला दीजिए या स्नेहा को कह दीजिए। कुंती जी ने पूरा समूह बनाते हुए कहा, अब ये स्नेहा बीच में कहां से आ गई? उन्हें तो अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती है, और बाकी बचे हुए टाइम में वो अपने दोस्तों से फोन पर बात करती रहती है। अभी देखा ना आपने, घर में इतना कुछ हो गया लेकिन उन्हें होश नहीं है, अभी तक अपने कमरे में बंद है। ऐसी लड़की से हम क्या उम्मीद रखें? पता नहीं जिसके घर जाएंगी क्या ही गुल खिला कराएंगी। कुंती जी की बात सुनकर अर्जुन ने उनके हाथ से सूप की कटोरी लेते हुए कहा, अरे भाई, आप तो फिर से शुरू हो गई, लाइए दीजिए, हम खुद ही उसे पिला देंगे। वैसे माँ, हमें उन्हें सूप पिलाना क्यों है? उसकी चोट तो सिर में आई है ना, हाथ में नहीं, वो खुद भी तो पी लेंगी, हम उन्हें दे आते हैं। कुंती जी ने अपनी आंखें निकालते हुए कहा, आपसे जितना कहा है ना अर्जुन, आप बस उतना करिए। आप सचमुच बहुत बहस करते हैं। भले उनके सिर पर चोट आई है, लेकिन दर्द पूरे शरीर में है। हमें पता है, एक बार हम भी ऐसे ही गिरे थे, बड़ा दर्द हुआ था हमारे शरीर में, और हमें किसी ने सूप भी नहीं पिलाया था, अपने हाथ से सारा काम करना पड़ता था। उसी दिन हमने सोच लिया था कि अब हमारी बहू को ऐसी तकलीफ नहीं होने देंगे। कुंती जी ने धारा प्रवाह अर्जुन से ये बात कह दी और अर्जुन हैरानी से उनका चेहरा देखने लगा। अर्जुन ने अपनी भवें से घुरते हुए पूछा, क्या कहा आपने? आपकी बहू? कुंती जी ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे हमारा मतलब है, हमने ऐसा सोचा था। अब ठीक है, तारा भी हमारे घर की ही है, अब उसे तकलीफ में कैसे छोड़ दें? हमारा कहने का मतलब है कि हम किसी को भी ऐसी तकलीफ में नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बहुत बहस हो गई, सारा सूप बहस में ही ठंडा हो जाएगा। आप भी ना अर्जुन बहुत बहस करते हैं और एक बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। चलिए जाइए, अब उसे सूप पिला दीजिए। अर्जुन हैरान था। सूप का कटोरा लेकर वो अपना सिर झटक रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। अर्जुन तारा के कमरे में पहुंचा और उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। तारा ने अर्जुन को अंदर आने के लिए कह दिया। अर्जुन अंदर गया और उसने तारा से पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने दवाई तो दी है, दर्द हो रहा है क्या? तारा ने धीरे से कहा, हाँ, हल्का हल्का दर्द है, सिर में भारीपन है। अर्जुन ने तारा से कहा, माँ ने आपके लिए सूप भेजा है, चलिए उठिए, हम आपको पिला देते हैं। तारा ने जैसे उठने की कोशिश की, उसके सिर में फिर से दर्द शुरू हो गया और उसके मुंह से आह निकल गई। अर्जुन भागता हुआ तारा के पास पहुंचा और उसने कहा, आपसे किसने कहा था अपने आप उठने के लिए? हम आ तो रहे थे ना आपको उठाने। आप भी ना तारा, थोड़ी भी तसल्ली नहीं है आपको, लगता है कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। तारा गुस्से से अर्जुन को घूरने लगी। तारा गुस्से से अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन ने अपने कान पकड़ते हुए उससे कहा, अरे माफ कर दीजिए, हमने ऐसे ही कह दिया, हमें पता है आपने कुछ नहीं खाया। अभी माँ आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी, पहले सूप पी लीजिए, फिर हम आपके लिए खाना भी ले आएंगे। अर्जुन ने तारा को सहारा देकर बिठाया और उससे कहा, अब चलिए मुंह खोलिए, हम आपको सूप पिला देते हैं। तारा ने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, मैं पी लूंगी अर्जुन, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अर्जुन ने तारा से कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप भी तो हमेशा हमें झेलती हैं, अब कुछ दिन हमें भी आपको झेलना होगा, आपकी सेवा करनी होगी। आपने ही तो कहा था कि हमारी वजह से आप गिरी हैं, तो हमें भी आपका ख्याल रखना होगा। अब चलिए जल्दी से मुंह खोलिए। अर्जुन ने तारा को सूप पिलाना शुरू कर दिया। तारा अर्जुन की आंखों में देख रही थी और अर्जुन सूप की कटोरी की ओर। सूप खत्म हो गया और तारा को ऐसा लगा कि ये खूबसूरत पल इतनी जल्दी क्यों खत्म हुआ। अर्जुन ने तारा से कहा, क्या हुआ? लगता है आपको अभी भी भूख लगी है, आप थोड़ी देर ठहरिए, हम आपका खाना लेकर आते हैं।
तब तक कुंती जी खुद ही खाना लेकर वहाँ आ गई। कुंती जी को देखकर तारा ठीक से बैठ गई। कुंती जी ने तारा से कहा, हमें पता था आपने कुछ नहीं खाया है, भूखी होंगी। डॉक्टर ने कहा है कि अभी थोड़ा हल्का खाना ही देना, चबाने से आपके सिर पर जोर ना पड़े, इसलिए आपके लिए खिचड़ी बनाई है। लीजिए अर्जुन, तारा को खिचड़ी खिला दीजिए। अर्जुन ने एक बार फिर गर्दन मोड़कर अपनी माँ की तरफ देखा और कुंती जी ने अपनी आंखें निकालते हुए अर्जुन को खाना खिलाने के लिए कहा। अर्जुन फिर से मुड़कर तारा की तरफ बैठ गया। तारा ने अर्जुन से कहा, मैं खा लूंगी अर्जुन, आप परेशान मत होइए, आपको भी कल ऑफिस जाना है, आप आराम करो, वैसे ही मेरी वजह से आप बहुत परेशान हो गए हो। अर्जुन ने अपनी आंखें निकालते हुए तारा से कहा, अच्छा जी, अब आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें आने लगी हैं, हम आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं, तो फिर ठीक है, अब जब कभी हमें ऐसी चोट लगेगी तब आप भी हमारा ख्याल मत रखना। जैसे ही अर्जुन ने कहा, तारा ने अपना हाथ अर्जुन के होंठों पर रख दिया। उसने परेशान होकर अर्जुन से कहा, कि क्या कह रहे हैं आप, भगवान न करे कभी आपके साथ ऐसा हो, आपको पता नहीं है, आपको ऐसी हालत में देखकर मैं तो मरी जाऊंगी। तारा के मुंह से ये सुनकर अर्जुन चुपचाप उसे देख रहा था। तारा का हाथ अभी भी अर्जुन के होंठों पर था और कुंती जी उन दोनों के पीछे खड़े होकर देखकर मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने धीरे से तारा का हाथ अपने होंठों से हटाया और उससे कहा, अच्छा बहुत बातें हो गई, चलो अब खाना खा लीजिए। तारा कहने को तो बहुत कुछ कह गई, पर क्या अर्जुन को उसकी बात का मतलब समझ आया? तारा ने भी वो सब जानबूझकर नहीं कहा था, बस उसके मुंह से अचानक निकल गया था। कैसा रिश्ता था इन दोनों का, पता नहीं अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, लेकिन तारा उसे तो इतना पता चल चुका था कि वो अर्जुन को चाहने लगी है। अब बारी अर्जुन की थी कि वो कब अपना प्यार को भूलेगा। क्या सचमुच उसे तारा से प्यार है या सचमुच ये सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। अभी अर्जुन तारा को खिचड़ी खिला ही रहा था कि तब तक स्नेहा वहां पहुंच गई। अर्जुन को इतने प्यार से तारा को खिचड़ी खिलाते हुए देखकर उसने अर्जुन से कहा, तुम उसे खिचड़ी क्यों खिला रहे हो, मुझे बुला दिया होता, मैं खिला देती। अर्जुन ने स्नेहा से कहा, लेकिन आप पढ़ रही थी, हमें लगा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है अर्जुन? अर्जुन ने अपनी नाक फुलाते हुए कहा, सबकी चिंता रहती है हमें, सिर्फ आपकी ही नहीं, हम ऐसे ही हैं। स्नेहा ने अर्जुन के गले में हाथ डालते हुए कहा, अच्छा हटो ना, मुझे दो, मैं इसे खिला देती हूँ। अर्जुन ने स्नेहा के दोनों हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए कहा, स्नेहा थोड़ा ठीक से खड़े होइए, ये क्या तरीका खड़े होने का? स्नेहा ने अर्जुन से पूछा, क्यों, तुम्हें नहीं पता? अर्जुन ने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या नहीं पता है? स्नेहा वहीं बिस्तर पर बैठ गई और अर्जुन से कहने लगी, यही कि हम लोग फ्यूचर हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं, फिर इसमें इतना संकोच कैसा? एक साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, मॉडर्न है, पढ़े लिखे हैं, अगर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बात कर ली तो उसमें बुराई क्या है? हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही है ना कि हमारी शादी होने वाली है। अर्जुन ने हैरानी से स्नेहा की तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा इतनी बड़ी बात आपको पता है लेकिन हमें नहीं पता, ये खुशखबरी आप तक किसने पहुंचाई? स्नेहा ने कुंती जी की तरफ देखते हुए कहा, आज ही डैडी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो जल्दी से आंटी से बात करने आएंगे और तुम देखना बस कुछ ही दिनों में मैं आपकी दुल्हन बनकर यहाँ आ जाऊंगी। कुंती जी पीछे खड़े होकर ये बात महसूस कर रही थी कि स्नेहा की बातों से तारा के चेहरे के भाव किस तरह से बदल रहे थे। ना जाने क्यों कुंती जी के दिमाग में क्या आया, उन्होंने स्नेहा से कहा, हाँ बेटा ये बात तो ठीक है, अब बहुत जल्दी हमारे घर में शहनाइयां बजने वाली हैं। खैर अर्जुन, स्नेहा ठीक कह रही है, आप उसे ही खिचड़ी की प्लेट दे दीजिए, वो तारा को खाना खिला देगी। और हाँ, कुछ ही दिनों में दुर्जन मामा आ रहे हैं आपकी शादी की बात करने के लिए। अब आप देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने है, लड़की भी और उसका मन भी। हमारा कहने का मतलब है कि बस आपकी हाँ सुननी है हमें, अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। तारा हैरानी से कुंती जी का चेहरा देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि अचानक ये माँ जी को क्या हो गया, वो तो स्नेहा को पसंद ही नहीं करती थी, फिर क्या हुआ? स्नेहा ने अर्जुन के हाथ से प्लेट ली और तारा से कहा, मुंह खोलो। तारा ने स्नेहा से कहा, नहीं स्नेहा, अब मेरा मन नहीं है, पेट भर गया, मुझे सोना है। कुंती जी तारा का चेहरा देखकर धीरे से मुस्कुराई। उन्होंने अर्जुन से कहा, लगता है तारा को आपके हाथ से ही खाना था, देखो ना, इसलिए स्नेहा के हाथ से तो खा ही नहीं रही है। अर्जुन एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। तारा ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस सचमुच हमारा पेट भर गया है, दवाई का असर है शायद, इसीलिए नींद आ रही है। कुंती जी अपनी हरकत पर खुश हो रही थी और उन दोनों के रिएक्शन देखकर भी खुश हो रही थी। अर्जुन चुपचाप उठकर वहां से बाहर आ गया और सीधे अपने कमरे में चला गया। स्नेहा रसोई में आई और उसने कुंती जी के गले में हाथ डालते हुए कहा, वाह आंटी, इसका मतलब आप तैयार है ना? कुंती जी ने स्नेहा का हाथ हटाते हुए कहा, हमारे तैयार होने या ना होने से कुछ नहीं होगा स्नेहा, हमें हमारे अर्जुन की मर्जी सुननी है। अगर वो कह देंगे तो ये रिश्ता तय है, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम किसी भी हालत में अपने बेटे की शादी जबरदस्ती नहीं करवाएंगे। अब आप देख लीजिए, अगर आपको अर्जुन से शादी करनी है तो आप उसके मुंह से हाँ करवा दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। स्नेहा ने चुटकी बजाते हुए कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अब आप देखिए कि मैं कैसे अर्जुन से हाँ करवाती हूँ। इतना कहकर स्नेहा टहलती हुई अपने कमरे में चली गई। नैना और प्रियांश दोनों ऐसे दोराहे पर खड़े थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात इस बीच में ये हुई कि विदित की सच्चाई नैना को पता चल गई थी और नैना उसे भूलने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन परेशानी ये थी कि सुहाना की सच्चाई देखते हुए भी प्रियांश उसके मोह जाल में फंसा हुआ था। इस बीच शादी की खबर सुनकर प्रियांश वापस भारत आ गई। इस बीच शादी की बात सुनकर प्रियांश भी वापस भारत आ गई थी और उसने आते ही घर में शोर मचा दिया था। वो घर आते ही चिल्लाने लगी, ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं है, वो चीज़ वहाँ क्यों नहीं है, मेरे भाई की शादी होने वाली है, सब कुछ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये शादी उसकी और उसकी माँ की प्लानिंग के तहत हो रही थी। लेकिन फिर भी वो शादी में पूरी दिलचस्पी दिखा रही थी ताकि किसी को उन दोनों की नियत का पता न चले। यशोधरा जी भी खुश थी, आखिर उनका बेटा दूल्हा बनने जा रहा था। इन्विटेशन से लेकर सभी के लिए डिजाइनर ड्रेस, शादी के 3-4 फंक्शन थे और हर फंक्शन के लिए सबके लिए महंगे महंगे कपड़े और गहनों की खरीदारी हो रही थी। यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा, देखो राधिका, अब तुम ऐसे मेरे घर काम पर मत आया करो, लोगों को शायद की बात अच्छी ना लगे। मैंने एजेंसी से हाउस हेल्प रख ली है, तुम्हारे हिस्से का पैसा मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर भेजती रहूंगी, तुम्हें पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब बस तुम घर पर बैठकर अपना बुढ़ापा एंजॉय करो। राधिका जी ने हैरानी से यशोधरा जी को देखते हुए कहा, मैडम आपकी यहाँ आना तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हो गया है, इसके बगैर तो मैं अपनी जिंदगी सोच ही नहीं सकती हूँ। और रही बात काम की, तो मैं क्या ही काम करती हूँ, सारा काम तो सुधा करती है, मुझे तो बस देख रेख करनी होती है, मुझे इसमें कोई थकान नहीं होती। पर हाँ, इस उम्र में शरीर चलता फिरता रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा, लेकिन राधिका, अब आपकी बेटी इस घर में बहू बनने वाली है, हमारे सारे रिश्तेदार यहाँ आएंगे और जब उन्हें ये पता चलेगा कि नैना आपकी बेटी है और तुम मेरे यहाँ काम करती हो तो ये फालतू के लोगों को कहने के लिए हो जाएगा, इसीलिए अब तुम मत आया करो। और हाँ राधिका, एक बात और, मैं आज खरीदारी के लिए जा रही हूँ। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे घर के सभी सदस्यों के लिए भी कपड़े मैं ही खरीद लूँ। देखो तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी बेटी की शादी इतने ऊंचे खानदान में हो रही है,
तुम लोगों की पसंद और हैसियत के हिसाब से तुम लोग खरीदारी करोगे, लेकिन हमारी पसंद और हमारा स्टेटस थोड़ा अलग है। मुझे ऐसा दिखाना है कि तुम और तुम्हारा परिवार कहीं से कम ना लगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज तुम नैना को हमारे साथ भेज देना। इसके फंक्शन की सारी ड्रेस और ज्वेलरी और तुम लोगों के सारे कपड़े आज ही खरीद लेंगे। वैसे तो यशोधरा जी उनके घर का खर्च ही बचा रही थी, लेकिन राधिका जी को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, हम लोग ठीक हैं, मैं नैना को आपके साथ भेज दूंगी, उसे हमारे घर में सभी लोगों का नाम पता है, अपने हिसाब से कपड़े ले आएगी। यशोधरा जी खुश हो गई। राधिका जी घर आई और उन्होंने नैना से कहा, आज यशोधरा जी ने तुम्हें शॉपिंग के लिए कहा है, उनके साथ तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। नैना ने अपनी किताब एक तरफ रखते हुए कहा, माँ ये सब क्या ड्रामा हो रहा है, मेरे पास इस सब का समय नहीं है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, 2 महीने बाद मेरे एग्जाम है, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। राधिका जी ने नैना से कहा, आई नो बेटा कि आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है, कोई बात नहीं, शॉपिंग पर जाकर कल रात में पढ़ाई ज्यादा कर लेना। और मैं क्या कहूँ बेटा, जरूरी पढ़ाई है तो जरूरी ये भी है। नैना को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ये लग रहा था कि एक तो वो झूठी शादी कर रही है और दूसरा अपना पढ़ाई के साथ उसे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ रहा था। उसने गुस्से से प्रियांश को फोन लगाया। नैना का फोन देखकर प्रियांश ने आंखें निकालते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, इसको चैन नहीं है, अभी मेरी बीवी बनी नहीं और मेरी जान खाना शुरू कर दी। बिल्कुल टिपिकल वाइफ की तरह दिन भर फोन करती रहती है, ना टाइम देती है ना मौका। प्रियांश ने गुस्से से फोन उठाया और उसने अपनी खड़ूस सी आवाज में नैना से पूछा, हाँ बोलो क्या काम है मुझसे। नैना ने अभी अपनी कान से ज्यादा चुभने वाली तीखी सी आवाज में प्रियांश से कहा, कमर तुमसे भगवान वो दिन कभी ना दिखाए कि मुझे तुमसे काम पड़े, लेकिन हाँ ये आंटी ने क्या ड्रामा लगा रखा है, ये शॉपिंग गहने लेंगे। देखो प्रियांश, मैं तुमसे साफ साफ कह दे रही हूँ कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2 महीने बाद मेरे एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वैसे भी तुम तो जा ही रहोगे ना, अपनी पसंद से कुछ भी उठा कर ले आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा हमारी शादी मर्जी से हो रही है, मैं खुश हो जाऊँ और खरीदारी करूँ। प्रियांश ने भी चिढ़ते हुए उससे कहा, आपकी तरह मुझे भी इन शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी दीदी अमेरिका से आ गई है, कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। उन्होंने जरूरी आइडिया दिया होगा कि साथ में शॉपिंग करते हैं, तुम प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालकर साथ में चल पड़ो, वरना बेकार में लोगों को शक हो जाएगा। माँ को तो तुम जानती हो ना, बात बात में शक करती रहती है। नैना ने प्रियांश से अकड़ते हुए कहा, वो तुम्हारी माँ है, तुम जानो, मुझे उससे क्या लेना देना, लेकिन मैं साफ कह दे रही हूँ, मैं तुम लोगों के साथ शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। प्रियांश ने थोड़ा गिड़गिड़ाते हुए नैना से कहा, देखो नैना प्लीज मेरी बात मानो, उसके लिए अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, बस मेरी इतनी सी बात मान लो। नैना ने प्रियांश से कहा, तुम हर चीज को पैसों से क्यों तोलने लगते हो, खैर छोड़ो, अगर देना ही है ना तो ठीक है, कल जब हम शॉपिंग पर चलेंगे तब मैं तुमसे कुछ मांगूंगी, प्रॉमिस करो दोगे, वरना तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। प्रियांश ने नैना के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं मेरी माँ, तुम जो कह रही हो मैं सचमुच वो करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा, बस तुम एक बार शॉपिंग पर आ जाओ। नैना ने प्रियांश से पूछा, ठीक है बताओ कितने बजे पहुंचना है। प्रियांश ने नैना को टाइम बता दिया और उससे कहा, मैं तुम्हें खुद तुम्हारी घर की गली से लेने आऊंगा, बस तुम गली से बाहर आ जाना। नैना ने ओके करके फोन रख दिया। अगले दिन प्रियांश तैयार होकर नैना की गली के बाहर खड़ा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। धूप बहुत तेज थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और गाड़ी भी खड़े खड़े गर्म हो रही थी। वो बार बार नैना को फोन लगाया जा रहा था और नैना जानबूझकर उसका फोन काट रही थी ताकि उसे थोड़ा परेशान कर सके। वो अपनी किताबें लेकर पढ़ाई कर रही थी। राधिका जी ने नैना से पूछा, कितनी देर से तुम्हारा फोन बज रहा है, बार बार फोन काट क्यों दे रही हो, देखती क्यों नहीं कौन फोन कर रहा है। नैना ने लापरवाह होते हुए राधिका जी से कहा, होगा किसी का, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं बाद में देख लूंगी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि प्रियांश उसकी गली के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो जानबूझकर प्रियांश के साथ ऐसा कर रही थी। लगभग आधे घंटे तक प्रियांश गाड़ी लेकर वहीं खड़ा रहा और फिलहाल झल्लाकर गली के अंदर आ गया। गली में घुसते ही प्रियांश को एक बार फिर घिन आनी शुरू हो गई। पतली और संकरी सी गलियों से निकलकर प्रियांश जैसे तैसे नैना के घर के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखा हुआ था क्योंकि उसे वहां पर नालियों से बदबू आ रही थी। वो बार बार इधर उधर देखकर घिन कर रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया तो राधिका जी ने दरवाजा खोला। सामने प्रियांश को देखकर वो हैरान रह गई। प्रियांश नैना के घर के सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया तो राधिका जी ने दरवाजा खोला। सामने प्रियांश को देखकर वो हैरान रह गई। उन्होंने प्रियांश से कहा, अरे आप यहाँ कैसे, हमें कह दिया होता हम वहां आ जाते। प्रियांश ने राधिका जी से कहा, नमस्ते आंटी, वो क्या है ना, मैं नैना का इंतजार कर रहा था, आज हमें शॉपिंग पर जाना था ना, पता नहीं अभी तक आई नहीं, मेरा फोन भी बार बार काट रही है, शायद बिजी है, आप प्लीज उसे बुला देंगी, हमें देर हो रही है, माँ और दादी बाजार पहुंच चुकी है। राधिका जी ने जैसे ही प्रियांश से ये सुना कि नैना उसका फोन काट रही है, उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि जरूर कुछ देर पहले प्रियांश उसे फोन कर रहा था। राधिका जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अनीता से कहा, अनीता जरा नैना को तो बुला कर लाना, कब से बेचारा उसे फोन कर रहा है और वो है कि फोन ही नहीं उठा रही। फिर उन्होंने प्रियांश से मुखातिब होकर कहा, बेटा माफ करना, वो पढ़ाई करने में आजकल कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहती है, क्या करूँ, 2 महीने बाद उसका एग्जाम भी है ना। प्रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं आंटी, आप परेशान क्यों हो रही हैं। राधिका जी ने प्रियांश से कहा, आओ ना बेटा अंदर आओ, कुछ चाय पानी तो ले लो। प्रियांश ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही राधिका जी से कहा, नहीं आंटी, आप बेकार में परेशान मत होना, मुझे तो बस जल्दी से निकलना है, नैना आ जाए उसके बाद हम निकले, माँ वहाँ पर हमारा इंतजार कर रही होंगी। अनीता नैना के कमरे में गई और उसके सिर पर हाथ मारते हुए और हंसते हुए पूछा, क्यों बेचारे को तड़पा रही हो, कब से गली के बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो, नीचे खड़ा हुआ है, अब चलो जल्दी से नीचे। नैना ने हंसते हुए पूछा, अच्छा तो महानुभाव हमारे घर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, देख लो भाभी कहीं उनके जूते गंदे तो नहीं हो गए, वैसे भी उन्हें हमारी गली बहुत गंदी लगती है ना। अनीता ने हंसते हुए कहा, क्यों तुम उस बेचारे को परेशान करती रहती हो नैना, अब वो बेचारा क्या करे, वो जिस माहौल में पला बड़ा है वहाँ पर उसने ये सब नहीं देखा, अब उसकी किस्मत की उसकी तुमसे शादी हो रही है। नैना भी अनीता के साथ हंसने लगी और नैना ने अपना बैग उठाया और तुरंत उतरकर नीचे आने लगी। प्रियांश ने नैना को नीचे आते हुए देखा। नैना ने चिकन की पीले कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, कानों में उसने बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे और उसके बाल खुले हुए थे, आंखों में मोटा मोटा काजल और होंठों पे हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक। नैना सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रियांश ने जैसे ही नैना को देखा उसकी नजर नैना पर ही टिक गई और राधिका जी ये देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। नैना दरवाजे पर आई। राधिका जी ने गुस्से से उससे कहा, उसका फोन क्यों काट रही थी, तब से तुम्हें फोन कर रहा है बेचारा, आधे घंटे से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या सचमुच आप मुझे फोन कर रहे थे, माफ करना प्रियांश, मैं पढ़ाई में इतनी बिजी थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि किसका फोन है, मैं बस पढ़ रही थी क्योंकि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना था, चलो कोई बात नहीं, सॉरी, चलते हैं। प्रियांश ने नाक फुलाते हुए गुस्से से नैना की तरफ देखा और फिर वो नैना के पीछे पीछे चल दिया। नैना इतराती हुई गाड़ी के पास पहुंची और फिर जाकर खड़ी हो गई। प्रियांश ने घूरकर नैना को देखा और उससे पूछा, अब बैठने का क्या लोगे, मुहूर्त निकलवाऊं क्या। नैना ने गाड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, दरवाजा कौन खोलेगा। प्रियांश ने गुस्से से दांत पीसते हुए नैना से पूछा, क्यों, तुमने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है क्या।
नैना ने अपने दोनों हाथों की तरफ देखा और फिर प्रियांश से कहा, फिलहाल तो नहीं लगी, लेकिन हाँ मेरी आदत है, मैं दरवाजा नहीं खोलती हूँ जब तक सामने से मेरे लिए कोई दरवाजा न खोले, तब तक मैं गाड़ी में नहीं बैठती हूँ। प्रियांश गुस्से से नैना की तरफ आया और उसे एक तरफ धक्का देते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। फिर उसने नैना से कड़वे स्वर में पूछा, अब खुद बैठोगी या गोद में लेकर बैठाऊं? नैना ने अपने दोनों हाथ आपस में झाड़ते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, वो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना, मैं खुद ही बैठ जाऊंगी। फिर ऐसा कहकर नैना गाड़ी में बैठ गई। प्रियांश नैना की हरकतों से बहुत इरिटेट हो रहा था, लेकिन नैना को फिलहाल झेलना उसकी मजबूरी थी। नैना ने गाड़ी में बैठते ही बुरी सी नाक बनाते हुए पूछा, ओहो कितनी गंदी स्मेल आ रही है, कहाँ से आ रही है? नैना ने प्रियांश की तरफ देखते हुए पूछा। प्रियांश ने अपनी आंखें निकालते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें मेरी गाड़ी से स्मेल आ रही है और अपनी गली में स्मेल नहीं सूंघी क्या? नैना ने अपनी नाक बंद करते हुए कहा, वही मैं कह रही हूँ कि गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है, सर अपना जूता दिखाना। प्रियांश ने डरते डरते अपना पैर ऊपर उठाते हुए अपना जूता दिखा। सचमुच प्रियांश के जूते पर कीचड़ लगा हुआ था और वो कीचड़ देखकर प्रियांश उबकाई लेने लगा। वो बड़बड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकल गया। उसने गुस्से से नैना से कहा, तुम्हें मैं कितनी देर से फोन कर रहा था और तुम जानबूझकर मेरा फोन नहीं उठा रही थी ताकि मैं तुम्हारे घर तक आऊं, वो भी पैदल चलकर। अब देखो क्या हो गया। ओह गॉड प्लीज नैना हेल्प मी, मैं इसको कैसे हटाऊं? मुझे बहुत घिन आ रही है, मैं अभी वॉमिट कर दूंगा। प्रियांश की हालत देखकर नैना को बड़ा मजा आ रहा था। वो जोर जोर से मुंह पर हाथ रखकर हंसे जा रही थी। प्रियांश पूरी तरह से अपने जूते को रगड़ रहा था। उसने नैना से कहा, मैं ये जूते यहीं फेंक रहा हूँ, मैं अब इन्हें दोबारा कभी नहीं पहनूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने जूते उसकी गली में ही छोड़ दिए। नैना हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने प्रियांश से कहा, क्या है प्रियांश, जूते पानी से साफ हो जाते हैं, इतना क्या है? प्रियांश ने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली और उसमें से अपनी स्लीपर्स निकालकर पहन ली और गाड़ी ड्राइव करने लगा। प्रियांश की हरकत देखकर नैना हैरान थी। उसे अब हंसी नहीं आ रही थी। उसने गंभीर होते हुए प्रियांश से कहा, ये सब क्या है प्रियांश, तुमने अपने नए जूते इस तरह से वहीं छोड़ दिए? प्रियांश ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं वो गंदे जूते दोबारा पहनता? मैं जब भी उन जूतों को देखता मुझे ये दिन याद आ जाता, इसलिए मैंने वो जूते वहां छोड़ दिए। नैना ने प्रियांश को देखते हुए पूछा, तुम्हें पता भी है प्रियांश कि कितने लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है? इतनी गर्मी में तपती जमीन पर वो अपने पैर कैसे रखते होंगे, कभी सोचा है? प्रियांश ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, ओफो नैना प्लीज स्टॉप दिस लेक्चर। नैना ने प्रियांश से कहा, ये लेक्चर नहीं है प्रियांश, ये सच्चाई है। अगर तुम्हें उन जूतों को दोबारा नहीं पहनना है तो वो जूते तुम किसी को दे सकते थे, किसी ऐसे इंसान को जिसे उन जूतों की जरूरत होती। कम से कम इसी बहाने किसी की मदद तो हो जाती। तुमने तो उन्हें वहीं पर फेंक दिया। प्रियांश ने लापरवाही से नैना से कहा, जिसको चाहिए होंगे वो वहां से उठा लेगा, अब तुम अपना मुंह बंद रखोगी, मुझे गाड़ी ड्राइव करनी है। वैसे भी तुमने मेरे दिमाग का दही कर रखा है, अब थोड़ी देर चुप करके बैठो। नैना प्रियांश की हरकत पर सचमुच बहुत हैरान थी और मनी मन सोच रही थी, कितने सेल्फिश हो तुम प्रियांश, अपने अलावा तुम्हें किसी की नहीं पड़ी है। इतना पैसा होकर भी अगर किसी गरीब की मदद नहीं हो सकती तो ऐसे पैसे का क्या ही फायदा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो खूब चैरिटी क्या करूंगी। और फिर थोड़ी देर में प्रियांश और नैना मॉल पहुंच गए, जहां पर प्रियांशी और यशोधरा जी उन दोनों का इंतजार कर रही थी।